कहते हैं इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस किसी भी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। शुरू करते हैं 22 मार्च 2022 के दैनिक जागरण में क्या क्या खबरें हैं। सबसे पहले तो आज जल विश्व दिवस है। तो हमें सिर्फ ये एक रेजोल्यूशन अपने आप में ठानना है, मानना है कि जितना कम से कम पानी बर्बाद होने से, पानी को कंटामिनेट मतलब प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है या बचाने की कोशिश कर सकते हैं, वो हम करेंगे। न हमारे लिए, उन सभी लोगों के लिए जो जिनको पता है कि पानी आने वाले समय में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, या हमारी आने वाले जनरेशन के लिए हम सेव करके जाएं। तो सबको बहुत बहुत बधाई। और विश्व जल दिवस पे एक छोटा सा मेरा मैसेज था, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए जान लेते हैं खबरों में क्या क्या है। तो अब बोला जा रहा है, आपको पता ही है कि किसान कानून, जो कृषि कानून था, उसके विरोध में बहुत सारे किसानों ने प्रदर्शन किया था। तो अब बोला जा रहा है कि जो तीनों कृषि कृषि कानून, हालांकि मोदी सरकार ने, या बोल सकते हैं कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है, उसने वापस ले लिए थे। पॉलिटिकली लिए या जानबूझ के लिए, या उन कानूनों में कमियां थी, ये तो एक अलग ही मुद्दा है। बट वापस लिए थे सरकार ने, किसानों की मांग थी कि वापस लिए जाए। तो बोला जा रहा है कि जो तीनों कृषि कानून थे उस वो किसानों के पक्ष में ही थे। 85% से ज्यादा किसान संगठन पर को पता ही नहीं था कि ये किसान कानून क्या है, और इस जो कानून थे उनके पक्ष में थे। बात रही अगर एमएसपी की, तो राज्यों को उसकी सिफारिश दी गई थी कि आप उस पर कानून बनाइए। किसानों ने आमदनी बढ़ाने का एक मौका गंवाया है, इस लेख का कहना है। और ये कहा है एक जो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है, अनिल अनिल घनकट ने, उन्होंने बोला है इस तरीके का। तो अभी तो वही है कि फिर से सरकार इन कृषि कानून पे सोच रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि कृषि कानून में थोड़ा सा बदलाव लेके फिर से वो हमारे बीच के पार्लियामेंट में आए। तो तब का तब देखे जाएंगे, अभी बोला जा रहा है। तो ये पूरी खबर है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद उत्तराखंड चुनाव भी हुए हैं, आपको पता ही है, 5 राज्यों में। उत्तराखंड में जो पुष्कर धामी है, उनको फिर से सीएम जो पद है उसके लिए उनकी मुहर लग गई, और अब वो उत्तराखंड के सीएम बनेंगे। और कहा जाता है कि 21 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सीएम को लगातार दूसरी बार, मतलब किसी इंसान को दूसरी बार लगातार सीएम बनने का मौका मिला है। बाकी अगर यहाँ बात कर लें, तो यहाँ पर बोला गया है कि रूस ने प्रस्ताव पर यूक्रेन की दो टूक बातें। यूक्रेन ने कहा है कि हम लड़ते रहेंगे, करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इतना लेट हो चुका है, हम तबाह हो चुके हैं, और अब समर्पण करें, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद एक आपको दुखद घटना पता ही होगी, कल के न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, आज के न्यूज़ में भी आया है कि चीन में बोइंग एक जो विमान था 737, उसमें 132 यात्री थे, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। और जितने भी सवार थे उनकी मृत्यु हुई है। तो वही है कि जो बोइंग कंपनी है, हालांकि बोइंग कंपनी अमेरिका की है, 737 जो उसका मॉडल नंबर है, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिससे कि लोग जाते आते हैं, यात्री एयरक्राफ्ट है। उसको उस पर एक बार फिर से उंगली उठ गई है, क्योंकि काफी समय पहले इसके जो बनावट का, स्ट्रक्चर का, और उसका जो टर्बुलेंस क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करने की या उसको सहने की क्षमता थी, उस पर सवाल उठ चुके हैं। तो फिर से ये हुई है। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस हादसे को काफी दुख व्यतीत किया, दुखद बताया है। आगे बात कर लेते हैं यूक्रेन पर हमले के लिए रूस जिम्मेदार, ऑस्ट्रेलिया भी। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शिखर बैठक हुई है। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने ये मुद्दा उठाया, हालांकि भारत इस मुद्दे पे चुप ही रहा है। और बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे ऐसे जो शिखर वार्ताएं होती रहती है, उनके साथ बहुत बहुत हम एग्रीमेंट करते हैं। ऐसे देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ आने वाले पेज में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं और क्या क्या बातें हुई हैं। बाकी यहाँ पर एक जल दिवस पर एक विशेष टिप्पणी की है हमारे जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। देखिए, एग्जाम से पूछा जा सकता है कि जल पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है, या राजेंद्र सिंह है वो किस नाम से और जाने जाते हैं। तो उनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बहुत ज्यादा जो हमारा जल का स्तर है, कहाँ किस राज्य में किस तरीके का है, उसमें कहाँ से बढ़ावा आ सकता है, उस पर काम किया है। तो उन्होंने बोला है कि जल स्वावलंबन से ही खुलेगी आत्मनिर्भरता की राह। तो अगर हम जो हमारा भूमिगत जल है, वो हमारी धरोहर है, अगर उसको हम सही से, उसका मतलब जो स्तर है या उसका रखाव सही से कर पाएंगे, तो हमारे आत्मनिर्भर होने की राह और बढ़ जाएगी। हम उसको अच्छे से पानी के यूज में कर सकते हैं, हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को देने के यूज में कर सकते हैं, हम खेती के लिए यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज के बारे में यहाँ पे कहा है। बाकी बात करें राजधानी दिल्ली की खबरों की, तो अभी उनका
6 दिवसीय जो बजट सत्र शुरू होता है, शुरू हो गया, और उसमें बजट में बोला जा रहा है कि जो सरकार की 10 गारंटी योजनाएं हैं उसकी उसमें झलक दिखेगी। एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन सी उन जो दिल्ली सरकार की गारंटी योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबको 24 घंटे लगातार बिजली मिलेगी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की जो योजना है वो भी जारी रहेगी। बिजली के तारों में जंजाल का अंत होता नहीं, बहुत सारे तार आते रहते हैं, तो अभी देखा ही होगा, फिर तारों को कम करके केबल सिस्टम शुरू कर रहे हैं। हालांकि बहुत राज्यों में केबल सिस्टम हो गया है, कुछ केबल सिस्टम ऊपर ऊपर जाता है, कुछ डिगिंग करके धरती से जा रहा है। तो इस तरीके का जो दिल्ली सरकार स्टेप्स ले रही है, उन सारी बातें कि हर घर हर नल, आपको पता ही है, भारत सरकार भी इस चीज पे काम कर रही है, तो वो भी 24 घंटे पेयजल की सुविधा, हर परिवार को 20,000 लीटर पानी देने की योजना है। सस्ती सुलभ और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा, आपको पता ही दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा सुविधा बहुत काम करती है, क्योंकि हर हर मतलब पार्टी का एक मोटिव होता है, और आम आदमी पार्टी का मोटिव कहीं ना कहीं, ये भी उनका जो पार्टी का एक मोटिव है कि हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा लोगों का रहन सहन, जीने का स्तर, और जो और जैसी चीजें होती हैं, जैसे जल हुआ, बिजली हुआ, उस पर लोगों को काफी रियायत देना काम करते हैं। और ये बहुत सारी चीजें, शिक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, और सबसे बड़ी और सस्ती शहरी यातायात, तो ये सारी चीजों पर फिर से बात करेगी, क्या कहते हैं, बजट में दिल्ली सरकार। जहाँ बात अगर करें हम झुग्गी और बड़े मकान की, तो उस पर भी विचार विमर्श करेगी। बात करते हैं आगे खबरों की। तो आगे एक ये बड़ी खबर है कि दिल्ली को जल भराव से बचाने की तैयारी में जुटी है सरकार। आपको पता ही होगा कि जब आने वाला समय अब बरसात का आ रहा है, तो हम हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि जो बरसात में जल होता है, उस जल को सही से हम निष्कासन नहीं कर पाते, तो जल भराव हो जाता है, जिससे कि हमारा यातायात प्रभावित होता है। उसके साथ साथ आम जीवन जो है लोगों का, वो भी प्रभावित होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मुंबई में बरसात होती है तो पानी भर जाता है। हालांकि मुंबई तो समुद्र के किनारे है, तो कहीं ना कहीं लाजमी है, बट उसका भी निकासन कर सकते हैं, समुद्र में जा सकता है। दिल्ली जैसे राज्य में, दिल्ली जैसे स्थानों में भी जल भराव हो जाता है, तो उस पर भी एक कमेटी बनाई जा रही है। सरकार प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में इस तरीके का भी कुछ हो। जल बोर्ड की सभी परियोजनाओं को समय पर लागू करने का मतलब अधिकारी जोर दे, केजरीवाल ये भी बोल रहे हैं। बाकी कुछ और खबरें हैं, बात कर लेते हैं एक मोटिवेशनल, और कि एक मतलब जो जो एक वीर सैनिक या कोई जो हमारा क्या कहते हैं नौजवान है, वो सेना के लिए कितनी मेहनत करता है, उसका एक जीता जागता ये एग्जाम्पल है। सेना में भर्ती के लिए रात में लगाते हैं 10 किलोमीटर की दौड़, दिन में कमाई करते हैं, दिन में अपना जॉब करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, और रात में दौड़ लगाते हैं। तो इस तरीके से चुने जाते हैं, या ये जज्बा होता है किसी सैनिक, मतलब किसी नौजवान को सैनिक बनने के लिए। तो लोगों को, सरकार को, और सभी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देखना चाहिए कि जो सैनिक होते हैं वो इतना फिजिकल, जो टफनेस, जो उनके टेस्ट होते हैं उनको पास करने के बाद वो जाते हैं, और वो टेस्ट पास करने के लिए उनको कितना ज्यादा भरकस मेहनत करनी पड़ती है। तो उनके लिए, उनके सम्मान के लिए एक सल्यूट तो बनता है। बाकी बात कर लेते हैं आगे। तो चीन पर निर्भरता घटाएगी नई रणनीति, बोला जा रहा है कि अब जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आपको पता ही है कि जो वर्चुअल शिखर वार्ता हुई है, उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। उसमें बोला गया है कि अब चीन पर हम निर्भरता, जो हमारी निर्भरता है वो घटाएंगे, हम अपने खुद कुछ इनोवेशन करेंगे। आपको पता ही है कि क्वाड ग्रुप चीन को कर्व करने के लिए बनाया गया था। क्वाड ग्रुप में 4 राज्य, मतलब 4 देश हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। एक बहुत ही बड़ा ये कोलिलेटरल ग्रुप माना जाता है। इसके बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 29 प्राचीन धरोहरें भी सौंपी हैं, जो किसी न किसी तरीके से वहां पहुंची थी। इसके बाद अगर बात करें कि पीएम मोदी यूक्रेन रूस मुद्दे में क्या बोले, तो वो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, वो शांत रहे, क्योंकि वही होता है कि जब आपका कुछ बेनिफिट ना लगे, तो आप ऐसे ही किसी भी वार्ता में, आप हमारी पर्सनल बात हो रही है ना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, तो आप वो बातें कीजिए। एक तीसरे मुद्दे को लेकर हम आपस में टेंशन क्या करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रुख कहीं ना कहीं यूएसए के पक्ष में रहता है, और यूएसए आपको पता ही यूक्रेन के पक्ष में है। जबकि सॉरी, भारत इस मूड में नहीं है। भारत चाहता है कि आप हमारे जो तर्कसंगत, हमारे जो रिलेशंस हैं वो सही बने रहें, वो चाहे हमारे रसिया से हो, या यूएसए से हो, या यूक्रेन से हो। चलिए बात कर लेते हैं यूक्रेन में जो हमारे मेडिकल छात्र थे उनकी पढ़ाई आगे हो पाएगी कि नहीं। तो हंगरी ने एक ऐसा प्रपोजल दिया है, आगे समय में हो सकता है कि जो बच्चे वहां पर पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए मेडिकल की, वो हंगरी में उनकी पढ़ाई हो जाए। हालांकि अभी कुछ तय नहीं है, बट खबर आई है कि ऐसा हो सकता है। जैसे कुछ 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर उन्होंने यूक्रेन में किए हैं, तो आगे फर्दर सेमेस्टर वो हंगरी में जाके कर सकते हैं। इसके बाद गंगा नदी को प्रदूषित करने वाले 190 राज्यों, 190 उद्योगों को बंद किया गया। जो जो उस
लाइन में थे उनको सबको बंद कर दिया गया है, ताकि हमारी जो गंगा है उसको प्रदूषित न किया जाए, उसके पानी को कंटामिनेट मतलब दूषित न किया जाए। बात कर लेते हैं कि कल पद्म अवार्ड दिए गए। पद्म अवार्ड 3 तरीके के होते हैं, आपको पता ही होगा। इसका डिटेल्ड मैंने आपको अब जो हमारा 5 के 5 उसमें बता भी रखा है, आप वहाँ पे जाके एक बार देखिएगा। वो बहुत अच्छी सीरीज है, वहाँ से आपको बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, एग्जाम्स के हिसाब से भी और हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के भी हिसाब से। तो हमारा जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 तरीके के होते हैं। इनका यही ऑर्डर होता है। सबसे बड़ा पद अगर पद्म में देखा जाए तो पद्म विभूषण होता है, इसके बाद पद्म भूषण एंड फिर पद्मश्री। तो ये दिए गए हैं, किसको किसको दिए गए हैं आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम्स हैं उसमें मेन स्पेसिफिक भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें पूछ सकते हैं कि रामनाथ कोविंद जी ने अभी सीडीएस विपिन रावत जी के बच्चियों को उनकी, क्योंकि उनकी सहभागिनी उनके साथ ही उनका देहांत हो गया था, बट उनकी बेटियां जो है कार्तिका और तारिणी उनको दिया। इसके बाद ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये है टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर की। फिर पद्म भूषण अवार्ड को ग्रहण करने के लिए हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को भी मिला है। आगे कुछ और लोग हैं, नाम पूछा जा सकता है। योग गुरु 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद को भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये है जो सम्मान कर रहे हैं हमारे राष्ट्रपति जी का। तो नाम पूछा जा सकता है कि ये क्या है, कौन है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट खबरों की बात कर लेते हैं, इमरान से पहले भी कई नेता कर चुके हैं भारतीय कूटनीतिक प्रशंसा। हालांकि आपने देखा ही होगा कि अभी जो इमरान इमरान खान ने कहा है कि जिस तरीके से भारत का पक्ष रहा है कूटनीतिक, एक मतलब रवैया रहा है यूक्रेन और रूस के, वो काफी काबिल तारीफ है, तारीफ की है भारत की इमरान खान ने। तो जो सरगला हैं उन्होंने बोला है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के किसी नेता ने की है, इससे पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं। हामिद करजाई भी हमारे देश की जो कूटनीतिक जो सोच है उसकी तारीफ कर चुके हैं। हालांकि इसी वजह से पाकिस्तान में उथल पुथल मच चुका है, और शायद उनकी सरकार को होता है ना, लो मोशन का जो मोशन होता है उसको भी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसका भी उन्होंने वहां पे कर दिया। और हो सकता है कि उनके जो जो राजनीतिक गद्दी है वो भी दांव में लगी है। चलिए बात करते हैं आगे। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले में 12वीं के अंक का नहीं मिलेगा वेटेज। होता है ना कि जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, केंद्र की यूनिवर्सिटीज में जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो बोला जा रहा है कि जो 17 22 23 होगा उसमें 12वीं के अंकों का कोई वेटेज नहीं मिलेगा। एक कॉमन टेस्ट होगा, यूनिवर्सिटी यूजीसी करवाएगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू ही आपका हो पाएगा। क्योंकि कोरोना की वजह से मार्क्स कौन से बच्चे को कैसे आए हैं कहीं ना कहीं उसमें एक सच्चाई नहीं है, इस वजह से बोला गया है। इसका बोला जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थान पर बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है। उसमें बातें की जाती हैं कि हम इसमें पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा करें कि रोजगार भी सृजन कर सकें, हम रोजगार प्रोवाइड कर सकें सारे लोगों को। तो बोला जा रहा है कि शिक्षा संस्थानों को बेहतर बनाने में अब हम सबका भी साथ हो, उनका भी सहयोग हो। बाकी 5 राज्यों, आपको पता है कि राज्यसभा में 12 सीटें जो होती हैं वो मनोनीत की जाती हैं। तो उसमें 5 लोगों को फिर से चुना जा रहा है। 5 लोगों का नाम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल हैं, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, पार्टी पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा हैं, आईआईटी दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर संदीप पाठक हैं, और लुधियाना के नामी उद्योगपति संजीव अरोड़ा। तो ये लोग हैं चुने जा रहे हैं। हालांकि पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल में ही कौन से आने वाले एग्जाम्स में, जो 2 3 4 5 महीने के अंदर होने वाले एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जा सकता है। हरभजन सिंह राघव चड्ढा को पूछा जा सकता है कि कहाँ क्या है, तो ये राज्यसभा के लिए भेजे जाएंगे। और किस पार्टी के तहत भेजे जाएंगे, ये आप पार्टी के तहत भेजे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद बाकी कुछ और खबरें हैं जो कि जैसे एन वीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो धीरे धीरे करके ये हम मुख्य मुख्य खबरों की बात करते हैं। फिर से वही गहलोत साहब ने बोला है कि राशन प्रणाली के लिए सरकार खुले बाजार से खरीद करे। खुले बाजार राशन प्रणाली, आपको पता ही है कि भारत का जो राशन प्रणाली सिस्टम है, जो कि हम लोग, जो गरीब लोग हैं या गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं, उनको सरकार राशन प्रोवाइड करती है। अभी उत्तर प्रदेश में तो फ्री कर दिया था। तो उसमें बोला गया कि सरकार जो है वो खुले बाजार से खरीद करे, अगर आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन से खरीदेंगे तो वो आपको महंगा भी दे सकता है। तो इसकी बात की गई है। इसके बाद चक्रवात आसनी, साइक्लोन आसनी आया है, उस पर हाईलाइट दिया गया है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मतलब जो कल इस वर्ष का पहला चक्रवात आसनी है। तो पूछा जा सकता है कि चक्रवात आसनी या साइक्लोन आसनी वो कहाँ आया है या कहाँ आने का अनुमान है, तो वहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद मैंने चक्रवात मतलब साइक्लोन्स पे भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। आप 5 के 5 में जाके देखिए, थंबनेल में भी आपको मिल जाएगा कि
कहाँ से क्या है, क्या क्या है उसमें, और वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ और खबर राष्ट्रीय फलक की बात कर लेते हैं, तो प्रधानमंत्री ने नवरोज पर भी लोगों को बधाई। नवरोज एक पारसी फेस्टिवल है, एक पर्व है जो मनाया जाता है, और वो मतलब इसको एक नए वर्ष के हिसाब से मनाते हैं पारसी लोग। तो याद रखना, पूछा जा सकता है कि नवरोज किस कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो ये पारसी कम्युनिटी से रिलेटेड है। इसके बाद कश्मीर मुद्दे पर मुस्लिम देशों ने भारत को स्वीकारता है, भारत की स्वीकारता है, और यूएई के दुबईयों का दौरा। मतलब यही है कि कश्मीर मुद्दे पर मुस्लिम देश है वो भारत की जो टेंडेंसी है उस पर सहमत है, और बहुत सारे देश जो है वहाँ पर अपने उद्यम खोलने के लिए आ भी रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए और हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद कुछ और खबरें हैं। तैयार हुआ ये इसको आर्टिकल्स को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है कि तैयार हुआ अयोध्या और दक्षिण कोरिया में सांस्कृतिक रिश्तों रिश्तों का स्मारक। हुआ क्या है कि कहा जाता है कि अयोध्या की एक राजकुमारी थी, जो कि आज से 2000 वर्ष पहले जल मार्ग के थ्रू दक्षिण कोरिया गई, और वहां पर उन्होंने वहां के राजा से शादी की, और वहां पे रानी नाम से फेमस हुई। तो यही है कि रानी का पार्क करके अयोध्या में एक पार्क बनाया जा रहा है, जो कि दक्षिण कोरिया का संबंध हमारे देश से उजागर कर रहा है। उसमें दक्षिण कोरिया भी सपोर्ट कर रहा है, और ये अभी बन के तैयार हो गया 2018 में। जो दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, किम जोंग सुक, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलकर ये काम किया था। अभी ये खबर वहां तक पहुंचा दी गई है कि इस तरीके का हो गया है, तो एक सांस्कृतिक जो रिश्ता है हमारा दक्षिण कोरिया के साथ, उसको और बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद बात करें तो बिजनेस की, तो सोना 51,400 का है, चांदी 67,956, मतलब अबाउट 68,000 की है। डॉलर हमारा 76.18 रुपीज का है। बात कर लेते हैं, रूस में हो रही है बहुत कम तेल की खरीद। तो सही है, अभी आप इस तरीके से अगर कुछ वायलेशन करेंगे तो बहुत सारे देश आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, तो आपका जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित तो होगा ही। इसके बाद ईपीएफ में सीतारमण ने कहा है कि ईपीएफ का ब्याज दर सबसे अधिक है, बाकी जगह नहीं है ऐसा। उन्होंने बोला, आपको पता ही होगा, मैंने आपसे डिस्कशन भी किया था कि जो हमारा ईपीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें अभी 8 पॉइंट कुछ था, क्या कहते हैं, ब्याज दर, अब उसको 7.5 कर दिया गया। तो उस पर सीतारमण जी ने बोला कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी मिट्टी को लेकर, कि आपको पता ही है कि भारत सोने की चिड़िया था, और सोने की चिड़िया किस वजह से कहा जाता था, कई कई मायनों में। उसका एक मायना ये भी था कि भारत की जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ थी, पर धीरे धीरे हमारे ये देश की जो मिट्टी है, जो सोना उगलने वाली मिट्टी है, अब कहीं ना कहीं वो मतलब प्रदूषित हो रही है। और उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि लोग जो ऑर्गेनिक कार्बन है उनका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फास्फोरस का धीरे धीरे करके आकार पड़ता जा रहा है। एक चीज़ आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स अगर कुछ है हमारी सोइल के लिए, तो वो दो चीज़ें होती है, एक नाइट्रोजन और एक फास्फोरस। और ज़्यादातर हमारे अर्थ मतलब भारत की जो मिट्टी है उसमें फास्फोरस पाया जाता है, बट धीरे धीरे उसका भी मतलब उसकी भी जो स्तर है उसका घटता जा रहा है। तो ये आर्टिकल था हमारी पृथ्वी को लेकर, मिट्टी को लेकर बात करने विचार की में। तो बोला जा रहा है कि अब योगी मॉडल की बारी है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बन चुकी है, और अब देखते हैं कि क्या नया नया और सृजन कर सकते हैं, युवाओं को कैसे रोजगार मिल सकता है। बाकी अगर बात करें भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वार्ता है, उसमें बोला गया कि भारत का और कद बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आप एक न्यूट्रल अप्रोच रखते हैं और एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो लोगों पर आपकी नजरें होती है कि आप क्या आगे कर लेंगे। बाकी अगर बात कर लें कुछ ज्ञान की, जो कि एक नया कोट देता है दैनिक जागरण दोस्त, उसमें लिखा है कि संस्कारों से ही व्यक्तित्व की शोभा बढ़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो हमारा व्यक्तित्व अपने आप निखारा जा सकता है। जैसे कि हमने शुरुआत में भी बोला था कि इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता। इस तरीके से संस्कार जो है वो भी वही हमारे व्यक्तित्व को बताते हैं, और वही दिखाते हैं कि हम किस तरीके हैं, और जो संस्कार होते हैं वो भी किसी बैकग्राउंड के मोहताज नहीं होते। चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगर विश्व की बातें करें तो उसमें आपको पता ही है कि चीन की विस्तारवादी नीति है, उस पर एक आर्टिकल दिया गया कि कहाँ क्या क्या कर रहा है। ड्रैगन के पंजे में फंसा था श्रीलंका। श्रीलंका पाकिस्तान, जिस जो हमारा ड्रैगन मतलब चाइना है, उसका टेंडेंसी रहता है कि लोगों को लोन दो, फिर उसको उसी लोन में और लोन दो, फिर लोगों को फंसा दो, फिर उनकी जमीन अलग कर दो। तो श्रीलंका के साथ भी ऐसे एक पोर्ट के साथ हुआ था। तो इसमें जानकारी दी गई है, और अब श्रीलंका फड़फड़ा रहा है, हालांकि भारत काफी मदद कर रहा है, देखते हैं किस हद तक वो मदद जाती है। इसके बाद बंगाल में स्कूल पर यूनिफॉर्म की फरमान आ गई है। वो जो सेंट्रल से चलते हैं या स्टेट से चलते हैं या सेमी एडिट होते हैं, सब में यूनिफॉर्म का फरमान आया है कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और अगर आप मेरी राय माने कि मेरी राय क्या है,
तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्मिटी को प्रदर्शित करता है। वहाँ पर सारे बच्चे जो होते हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं रहता। और स्कूल हो गया, शिक्षा संस्थान हो गए, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर हमें छोटा बड़ा, अमीर और गरीब का जो एक लाइन है या जो बाउंड्री है, उसको तोड़ के आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म, सो ये मतलब जो यूनिफॉर्म होती है स्कूलों में, वो जायज़ है, होनी भी चाहिए। इसके बाद विश्व जल दिवस है, बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद वही यूक्रेन मुद्दा, आपसे पहले बात कर ली कि समर्पण का तो कोई सवाल ही नहीं है। जेलेंस्की ने कहा है, जेलेंस्की कौन है आपको पता ही हो गया, रट गया होगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा है कि रूस के साथ वार्ता विफल हुई तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय है। तो अपने अपने अनुमान है, बाकी देखते हैं क्या होता है। यूक्रेन में मारे गए मेडिकल छात्र का शव बेंगलुरु पहुंचा है। वो एक मतलब हमारे देश के जो मेडिकल छात्र थे, उनका वहाँ पे देहांत हुआ था, तो उनका सब आज बेंगलुरु पहुंच चुका है। इसके बाद यही है कि जो डीडीसी है, जो भारत की एजेंसी है, उसने बोइंग 737 बेड़े में जितने भी एयरक्राफ्ट थे, उनको निगरानी पर रखा है। और देखा गया है कि हम देखते हैं, ऐसा ना हो कि इनमें भी कुछ दिक्कत आ जाए तो हमारे भी देश का कोई इस तरह के एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। बाकी अगर बात करें पाकिस्तान की, तो बाकी सांसदों को आजीवन आरोप ठहरा सरकार बताना चाहते हैं इमरान खान, क्योंकि उन पर अभी हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके बाद छोटी सी खबर है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से अमेरिका में आ सकती है नई लहर खांसी। तो बोला गया है कि एक सब वेरिएंट से और आ सकती है। हालांकि अभी इतना कुछ घातक नहीं रहा है कोरोना, क्योंकि वैक्सीनेशन मैक्सिमम हो चुका है। 12 से 14 साल के बच्चों का भी शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो बाकी मैच, वीमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको पता ही है, वीमेन क्रिकेट का। तो उसमें करो या मरो की स्थिति आ गई भारत के लिए। आज बांग्लादेश से लड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। और ये सेमीफाइनल पहुंचने के लिए भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, यहाँ पे इसको जीतना ही जीतना होगा। बाकी यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों को भी पद्मश्री मिला था, या हम बोल सकते हैं कि पद्म अवार्ड मिले थे। उनका नाम पैरालंपिक में अवानी, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और वो जिन्होंने पैरालंपिक में कोई ना कोई मेडल जीता है। तो अवनी लखेरा को मिला है। इसके बाद महिला हॉकी खिलाड़ी जो हैं, वंदना कटारिया, उनको मिला है। जो हमारे पूर्व फुटबॉलर थे ब्रह्मानंद सगुन कामत, उनको भी मिला है। और पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र जजरिया को भी मिला है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो शतरंग में आज अध्यात्म की बातें हुई हैं, कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, उसकी बातें हुई हैं। इसके बाद आजकल में, जैसे हम आजकल मॉल जाते हैं, तो आज के ही दिन मतलब 22 मार्च को 1954 में आज के ही दिन